सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी आपने पढ़ा था और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से हम पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में आपको टॉप क्वेश्चंस मिलते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। देखिए, एक शिक्षक की बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास। एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है, यानी कि सबसे बहुमूल्य धन होता है छात्रों का विश्वास। यानी कि जब टीचर छात्रों का विश्वास जीत लेता है, यानी कि अपने स्टूडेंट्स का विश्वास उसको मिल जाता है, यानी कि उनके जो छात्र हैं वो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। कोई भी बच्चा तभी आपकी बात को मानेगा जब आप पर वह ट्रस्ट करेगा, यानी कि आपकी बातों को वह समझने वाला होगा, आपके ऊपर विश्वास करने वाला होगा। तो एक शिक्षक की बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास, यानी कि जो छात्र जो उनसे पढ़ रहे हैं वो उनकी बातों को मानते भी हैं और सही से सारे लेसन को भी पढ़ते हैं, याद करते हैं, सुनाते हैं और उनकी बातों को भी मानते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर पारिवारिक स्थिति। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर पारिवारिक स्थिति किस पर होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो शिक्षण तकनीकी है, जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो वह कोशिश तो करेगा कि हम अच्छे से अच्छी तकनीकी का प्रयोग करें, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। जो शिक्षक है उनका ध्यान जब वो पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो कौन से मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिक तथ्य यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। आप लोगों ने मनोविज्ञान में ही पढ़ा है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो हर एक बच्चे की क्या होती है, अलग अलग होती है। हर बच्चे की पसंद अलग होती है, हर बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद होता है। किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश, किसी को साइंस, किसी को खेल में किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है। तो अलग अलग प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि अलग अलग प्रकार के छात्र हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो क्लास में वो सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, सारे बच्चे आपके टीचिंग मेथड से संतुष्ट हों और सभी बच्चे समझ रहे हो आप जो पढ़ा रहे हैं। जब भी कक्षा में आप पढ़ाएं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्लास के हर एक बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही आपको पढ़ाना है कि हर बच्चा आपकी पढ़ाई हुई बातों को समझे, आपके पढ़ाए हुए चैप्टर्स को समझे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में देखिए, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या ये सभी। तो शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, खेल और व्यायाम भी, और वातावरण भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से या फिर मनोलैंगिक सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा ने आपको पता ही है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए ही सही है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? अल्बर्ट बंडूरा, या कहीं कहीं केवल बंडूरा लिखा ही मिलता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता। दोस्तों, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता ये सारी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन डी जो है अभिक्षमता, ये उत्तम परीक्षण की विशेषता में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था होती है। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने। जो सबसे पहली अवस्था बताई है वो इन्होंने इंद्रिय जनित गामक अवस्था या ज्ञानेंद्रिय अवस्था बताई है, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। और इसके बाद इन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और फिर इसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो द्वितीय अवस्था पूछा है यहाँ पर, तो आप देखिए द्वितीय अवस्था में कौन सा आएगा?
द्वितीय अवस्था में 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। तो यहाँ पर आप देखिए 2 से लेकर के 7 वर्ष, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 2 से लेकर के 7 वर्ष, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और यही यहाँ पर पूछा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। आपने कोई स्किल सीखा है या कोई बात आपने कोई लेसन आपने पढ़ा है और उस लेसन को आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई उस लेसन की, लेकिन अब जब आप उसको कुछ दिन के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद उस चैप्टर को आप याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, आपको चैप्टर पूरा भूल चुका है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको भूल चुके हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? विस्मरण, स्मरण, धारण या चिंतन। तो इसको हम कहेंगे विस्मरण यानी कि भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्रवाद, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? समग्रवाद। और इसी को गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन आता है? आप सभी को पता है कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर। तो यहाँ पर देखिए जो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे इन्होंने ही आपको पता है सूझ का सिद्धांत दिया था, और यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी में कोहलर है। तो कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर ये गेस्टाल्टवादी थे और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? वनमानुष पर, जिसका नाम था सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने का वक्र तो आपको पता ही है, इस तरीके से जिसमें आपने सीखने का पठार भी यहाँ पर देखा है, इस तरीके से होता है। तो सीखने का वक्र किसके सूचक होते हैं? जो सीखने के वक्र होते हैं उन्नतोदर, नतोदर, आपने सारे वक्रों को पढ़ा है, मैंने खुद आपको नोट्स बनवाया है अपने हाथों से मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान का नोट्स जिन्होंने नहीं देखा है, आप सभी लोग सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। आप लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पूरा पढ़ लीजिए, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने बहुत ईजी वे में पढ़ाया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक या सीखने की रचनात्मकता के सूचक। दोस्तों जो सीखने के वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही, यानी कि बच्चा कितना सीख रहा है और उसे कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इजी है, किसने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या रॉस। तो आपको पता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने प्रयोग बिल्ली पर किया था, ये भी आपको पता होगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम बताए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा 5 गौड़ नियम भी बताए थे इन्होंने। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। दोस्तों अगर बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की, या ये कहें कि 1 से 8 तक की जो शिक्षा है, अगर इसे बच्चों को मातृभाषा में ही दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी। उन्हें लगेगा कि ये जो इन्वायरमेंट है वो जैसे घर में रहते हैं वैसे स्कूल में भी है, और उन्हें कोई भी चीज बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। आप उनको मातृभाषा में, अगर बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो आप उसको हिंदी में कोई चीज समझाओगे तो जल्दी समझ में आएगा, और अगर आप उसको इंग्लिश में समझाओगे जिस भाषा को वो जान ही नहीं रहा है तो उस भाषा को उसे समझने में समय लगेगा। फिर वह उस भाषा को जब समझ जाएगा तब उस भाषा की चीजों को वह समझ पाएगा किसको क्या बोलते हैं। तो इसलिए जो भाषा उसको पहले आती है उसी भाषा में हमें उसको ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। दोस्तों जब हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो लिखावट अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि सभी अक्षरों बच्चों को समझ में आने चाहिए जितने भी अक्षर लिखा अपने बोर्ड पर, और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए ताकि बच्चों को दिखे, जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनको भी दिखे। फिर यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया छोटे अक्षरों में लिखना। तो यहाँ पर ये सारी बातें सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है ये पूछा है, तो लेखन में अस्पष्टता होना चाहिए। मान लीजिए कोई टीचर है जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे अक्षरों को सही से बनाने की कोशिश की है, बच्चे जो उन्होंने लिखा है उसको समझ पा रहे हैं, तो लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, ये सबसे अच्छा आंसर है। बाकी सही तो लगभग सारे ही हैं, लेकिन लेखन में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है?
तो विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, आप देखो वो बहुत सारे बच्चे से जो प्रतिभाशाली होते हैं यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं, वो चंचल भी होते हैं, कौतूहल प्रकार के बच्चे होते हैं कह सकते हैं। और उनकी अभिव्यक्ति करने की जो कला होती है वो बहुत ही अनोखी होती है, अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से आपके सामने प्रकट करते हैं। और विचारों में उनके सृजनात्मकता होती है, वह सोच समझ करके बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिए दूसरों के साथ लड़ना, यह प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 पीएफ परीक्षण यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर यानी कि व्यक्तित्व के मापन में यह किया जाता है, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही हो जाएगा। यह व्यक्तित्व का मापन करता है 16 पीएफ परीक्षण, तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स का इस पे मापन होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या तो बी, या ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों, ये राइट आंसर होगा। बुद्धि सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। क्वेश्चन नंबर 46 है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अधिक तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। आपको पता है किस अवस्था को कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है किशोरावस्था, यह कहा है स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल की परिभाषा भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है गैने निम्न में से किससे संबंधित है? तो गैने ने आपको पता ही है किसका सिद्धांत दिया था? अधिगम का श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया था। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत भी किसने दिया था? सोपान का मतलब सीढ़ी ही होता है, याद रखिएगा, श्रेणी। तो सोपान का सिद्धांत, अधिगम के सोपान का सिद्धांत या अधिगम के श्रेणी क्रम का सिद्धांत। तो सबसे निम्नतम स्तर पर आता है सांकेतिक अधिगम और सबसे ऊपर आता है समस्या समाधान। तो सांकेतिक अधिगम सबसे निम्न स्तर होता है और इसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर हम पहुंचेंगे तो समस्या समाधान पर पहुंचेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने 8 चरण बताए हैं और इन सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से निम्न स्तर और उच्च स्तर में बांट के मैंने आपको पढ़ाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर विद्यार्थियों की पारस्परिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों अध्यापन करते समय एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोगों ने देखा, सबसे ध्यान हमको किसका रखना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर है देखिए मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? सैफर का, हेडफील्ड का, ड्रेवर का या लेडन का? यह कथन है ड्रेवर का और यह मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का उत्तम स्थान कहाँ है? खेल का मैदान, सभागार, घर या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो विद्यालय एवं कक्षा का जो वातावरण होता है यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। संज्ञानात्मक विकास को आप ज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हो, तो ज्ञानात्मक विकास स्कूल में ही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को पता है स्किनर ने दिया था, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है परिपक्व होने से या अनुकरण से या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से क्या करते हैं? सीखते हैं, या फिर ये कहें कि सामाजिकता से बच्चे क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें सीखते हैं समाज में रह करके अपने आसपास के लोगों से ही। क्वेश्चन नंबर 53 है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक ये सारी चीजें आती हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, लेकिन जैविक पहलू की क्या की गई है? यहाँ पर उपेक्षा की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है सीखने के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत यानी कि सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, पाउलो ने, थॉर्नडाइक ने या कोलबर्ट ने? याद रखिएगा पाउलो ने
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लासिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है किसी भी वस्तु को के बारे में जो वह उसको नहीं भी दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी वह सोचना शुरू करता है। तो वह अवस्था कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था? तो राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में सोचना शुरू करता है, वस्तुओं या घटनाओं के विषय में। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? तो बाल्यावस्था की अवधि आपको पता है शैशवावस्था की जो होती है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, और फिर इसके बाद जो बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक या 13 से लेकर के 19 वर्ष तक। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, ये राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 57 है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश डैश होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? तो दोस्तों जो शैशवावस्था होती है, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं, जिस तरीके की उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ये बच्चा अधिक हंसता है, ये बच्चा अधिक रोता है, तो ये उनकी मूल प्रवृत्ति होती है उन बच्चों की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार, समाज, गांव या विद्यालय? तो बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार, और बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप लोग को पूरा मैंने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पूरा नोट्स मैंने बनवा दिया है। आप लोग सारे के सारे विषयों को पढ़ सकते हैं चैनल से। आप पूरे के पूरे नोट्स की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर जा करके, बिल्कुल फ्री। मैंने अपने हाथों से लेकर के नोट्स बनाया है। जिन्होंने भी अभी तक नहीं पढ़ा आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको सारे के सारे नोट्स को एक बार जरूर रिवाइज करना होगा, पढ़ना होगा। और सारे विषयों की नोट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आप हिंदी के नोट्स को भी पूरा देख सकते हो, संस्कृत के नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आपको वाकई में अच्छे नंबर लाने हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऑल सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट को आप देखिए, और अगर वाकई में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने प्रिय मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों वीर पूजा का मतलब है कि देशभक्तों की पूजा, या फिर किसी को आइडियल मान करके उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह बाल बनाना, उन्हीं की तरह हाव भाव में चलना। तो ऐसी भावना बच्चों के अंदर कब जागृत होती है? जब वह किशोरावस्था में होते हैं, यानी कि 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसमें वह जिसको भी फॉलो करते हैं, आज के टाइम में अगर हम ये कहें जिसको भी फॉलो करते हैं वह उसी के तरीके से बनना चाहते हैं। तो यह किशोरावस्था में यह भावना बहुत ही प्रबल होती है, जो किशोरावस्था होती है उसमें। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन आज भी पढ़ लिए। इस तरीके से 60 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे उनको आपने पढ़ा। अब इसके बाद आपको 700 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको हर दिन 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी बाल विकास के। तो आप उनको भी देखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा और लगातार चैनल से बने रहिएगा। सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और हर एक विषय की तैयारी हम बेहतर कराएंगे ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा आए। तो सारे विषयों को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक भी मिल जाएगी, और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। लगातार वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहा करिए। जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहा करिए। दोस्तों अपने ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। दोस्तों जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। आपके सारी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता रहा, लगातार करता रहेगा और हर एक विषय की बेहतर वीडियोस लेकर के आता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।